हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आर्येंद्र एंड वी आर डिस्कसिंग द जनरल साइंस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर चित्रात्मक है और ये हिंदी माध्यम में क्लास होने वाली है। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आपको सामान्य विज्ञान समझ में नहीं आती है तो आप मेरे लेक्चर जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ सामान्य विज्ञान के। ठीक है, तो यदि आप यूपीपीसीएस के विद्यार्थी हैं या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन के विद्यार्थी हो सकते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है, तो ईपीएफओ हो गया, बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जहाँ पर जनरल साइंस आती है। तो ये मान के चलिए कि ये रामबाण इलाज है आपके लिए। आप इस लेक्चर को पूरी शिद्दत से देख सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलने मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है तो हो सकता है मेरी आवाज़ कहीं कहीं पर अजीब तरह की दिखे, लेकिन आपको जो है पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, मैं जब बीमारी में पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो है पढ़ने में कैसी शर्म। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ठीक है, जो जो मैंने आपको पढ़ाया है उन उन चीज़ों को एक बार फास्ट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहले 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, उन दोनों लेक्चर्स का मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, हमने जीव विज्ञान पढ़ा। जीव विज्ञान में हमने पढ़ा जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा मैं थोड़ा फास्ट हूँ अभी। क्यों फास्ट हूँ मैं? क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। और हमने फिर बताया जीव विज्ञान का सब सर्वप्रथम सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? लैमार्क और ट्रेविलियस ने किया था। फिर जंतु विज्ञान के पिता की बात करिए हमने। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस। फिर हमने ये कुछ जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत की बात करी थी। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत थे, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो वो मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन ये पढ़ लीजिए। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत किसने दिए हैं? एक तो डार्विनवाद है, एक लैमार्कवाद है और एक है उत्परिवर्तनवाद, है ना। डार्विनवाद में क्या है? 2 थ्योरी है इसकी जो मेन याद रखनी है आपको, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और लैमार्कवाद में क्या है? उपार्जित लक्षणों की वसांगति का सिद्धांत दिया है इन्होंने। ठीक है, और लैमार्कवाद किसने दिया है? लैमार्क ने ही दिया है। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया है? ह्यूगो डे व्रीज ने दिया है। ठीक है, फिर हमने बात की जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की। तो ये कुछ शाखाएं थी, जैसे हर्पेटोलॉजी, हर्प मैंने बोला था, हर्प मतलब सर्प यानी उभयचर हो गया। जूलॉजी जंतुओं का, बॉटनी पादपों का, पेडोलॉजी मृदा का, जेरेंटोलॉजी मनुष्य वृद्धावस्था का, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का, डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा होता है, ट्रोफोलॉजी पोषण विधियों का अध्ययन, है ना। फिर हमने बात करी क्या? हमने फिर बाद में ये पृथ्वी की उत्पत्ति से ज्यादा कुछ तो बात नहीं की थी, लेकिन हमने इतनी बात जरूर कर ली थी कि कौन सी गैस आई थी, कौन सी गैस पहले आई थी, कौन सी गैस पहले बाद में आई थी। ठीक है, तो ये सिद्धांत वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं जनरली, है ना। अब आगे समझते हैं। हमने भूवैज्ञानिक काल कार्यक्रम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करी थी, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने आपको बताया कि इसका ऑर्डर जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। जैसे इयोन एरा पीरियड इपोक में ऐसे बोल देगा, इयोन एरा पीरियड इपोक में सबसे बड़ा कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि इयोन सबसे बड़ा है और इपोक सबसे छोटा है, और एरा पीरियड इसके बीच में आते हैं। तो इयोन, एरा, पीरियड एंड एपोक, या फिर अगर इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो आयु, महाकल्प, कल्प एंड युग। ठीक है, आयु, महाकल्प, कल्प एंड युग। इस तरह से हमने बात की। इसे परमियन, कार्बोनिफेरस, डिमोनियन, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर हमने युगों का सही कालक्रम ये पूछा जाता है कई बार, तो ये भी आप पढ़ने को मैंने बताया था आपको आपको कि पेलियो है यानी पोलियो हो गया यू को, पेलियोसिन, योसिन, ओलिगोसिन, पेलियो यू एंड ओलिगो। फिर मायोसिन, प्लायोसिन और प्लेस्टोसिन और होलोसिन। होलोसिन सबसे लास्ट में है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमुख शब्दावली हमने बात करी थी, जैसे एपीकल्चर हो गया, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारी हमने बात कर चुका हूँ मैं। ठीक है, फिर वर्गीकी की हमने सेकंड लेक्चर में बात करी, जो कि किसने किया था? आधुनिक वर्गीकी का जो पिता थे वो कौन थे? कैरोलस लिनियस। ठीक है, फिर हमने ये कुछ बात की थी। इसके बाद हमने बात की परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य थे। उसके बाद हमने युगलिना की बात की। युगलिना क्या होता है? अगर आप पिछला लेक्चर देख के आ जाइए, प्लीज आइए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, युगलिना जो है आपको पादप और जंतु के बीच की एक जोड़ने वाली कड़ी हुआ करती है, युगलिना। ये युगलिना। ठीक है, फिर हिटेकर ने 5 टाइप ऑफ किंगडम यानी 5 किंगडम को क्लासिफाई किया था, जैसे जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत एंड कवक। ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको। ठीक है, फिर हमने पादप जगत की बात कर ली थी। फिर हमने आपको बताया कि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये वाला, तो हम इसको लास्ट में अटेंड करेंगे, लास्ट में इसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने तो पीछे छोड़ दिए, बीच के मैं छोड़ा नहीं हूँ, बाद में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट कवर कर लो, क्योंकि शुरू में क्या होता है, मोटिवेशन हाई हुआ करता है। तो सेल, देखिए अब जो है ये लेक्चर शुरू होने वाला है। ठीक है, और मैंने कितने आपके 4 या फिर 5 मिनट बोल सकता हूँ, 5 मिनट मैंने ले लिया आपको रिवीजन कराने में। तो आप प्लीज ये नहीं बोलिएगा कि जो है सर आप टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेते हैं, मैं रिवीजन करा रहा था बस, ये हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। चलिए,
इतनी देर तो आप लाइव चैट में टाइम वेस्ट कर देते, ठीक है, तो इतना कोई इशू है नहीं, ठीक है। सेल, ये कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोशिका को सही से करते हैं शुरू, ठीक, कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेल, क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। सेल क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि यही सबसे छोटी एक इकाई है जिसकी वजह से पूरा शरीर बना है, और ये संरचनात्मक, इसकी संरचना भी है और ये कुछ क्रिया भी करती है। ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं फ्री फंड में हमको दे रखा है ये सेल, फ्री फंड में पढ़ना है, ठीक है। सेल क्या है, जैसे ईंट से बनकर, बहुत सारी ईंट से, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ईंट से मिलकर क्या होता है, मकान बना करता है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, वो सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सिंपल बात है। तो कोशिकाओं से मिलकर बना है हमारा शरीर, तो कोशिका क्या हो गई, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ये याद कर लीजिएगा। कोशिका क्या होता है, कोशिका होता है जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, या फिर बोल सकते हैं जीव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक है। जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका हुआ करती है। अगर हम सेल का आपको स्ट्रक्चर दिखाएं, तो मेरे पास में स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया था, गूगल से कॉपी किया है, थोड़ा सा टेक्स्ट आपको गलत दिख सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है इंग्लिश में है, और इंग्लिश में कुछ मटेरियल हमको ज़्यादा मिल भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेल है कुछ, है ना, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, मुझे लगता है खुद से बनाना चाहिए, ठीक है। यदि आप नए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके बना देता हूँ, ठीक है। ये मान के चलिए ये क्या है, सेल है, और सेल के अंदर एक क्या होता है, एक केंद्रक होता है, जिसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ क्या, न्यूक्लियस है। क्या होता है, न्यूक्लियस हुआ करता है, जो सेंटर में हुआ करता है, न्यूक्लियस हुआ करता है सेल, यानी कोशिका के अंदर जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, या फिर केंद्रक बोला करते हैं, केंद्रक बोला करते हैं, केंद्रक बोला करते हैं। इस सेल के अंदर, इसी न्यूक्लियस के अंदर हमको हमको डीएनए मिलता है, क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, या फिर बोल सकते हैं हमें क्या मिलते हैं, क्रोमोजोम मिलते हैं, यहाँ पर क्रोमोजोम मिलते हैं, क्रोमोजोम मिला करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही है, ये इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, गोला सा दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कोशिका की झिल्ली है एक्चुअल में, ठीक है, कोशिका की झिल्ली, ठीक, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड या फिर जेली टाइप, जेली जो होता है ना, तो गिजगिजा जेली टाइप सब्सटेंस हुआ करता है। इस ये जो बीच है ना, इसका न्यूक्लियस और कोशिका भित्ति के बीच में, कोशिका भित्ति बोल सकता हूँ, कोशिका सेल वॉल को कोशिका भित्ति बोलते हैं ना, और या फिर सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जेली लाइक सब्सटेंस। ये जेली लाइक, अब जेली क्या होता है, जेली मतलब जो चिपचिपा सा होता है ना पदार्थ को, चिपचिपा सा, तो वो यहाँ पर हमको मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इंग्लिश में याद कर लीजिए, कुछ चिंता की बात नहीं है, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या क्या बात बोली, हमने क्या क्या बोला, हमने बोला एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस हुआ करता है, न्यूक्लियस हुआ करता है, और चारों ओर जिससे ये घिरा होता है, जिससे ये बंधा हुआ होता है, वो होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जो कि एक पतली सी है, पतली सी एक झिल्ली है, परत है, जिससे जो है सारा मटेरियल रुका हुआ है। उसके इसके बीच में, यानी ये जो बीच है, ये वाला जो स्पेस बचा हुआ है, केंद्रक को छोड़ के, केंद्र के बाहर जो जो भी बीच बचा हुआ है, ये वाला जो बीच बचा हुआ है, इसे बोलते हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बना रखा है प्लांट सेल का, और एक होता है एनिमल सेल का। तो अब ये बताएंगे कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी प्लांट सेल यानी कि जो पादप की कोशिका है, और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। पहले समझते हैं, कोशिका की परिभाषा की बात कर ली। कोशिका की जो मृत कोशिका थी, मृत कोशिका के खोजकर्ता थे वो थे रॉबर्ट हुक। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, मृत कोशिका के खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, लिवन हॉक, लिवन हॉक। कोशिका के दो तरह के प्रकार हुआ करते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का अगर आप सीधे सवाल आ जाए, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, ये होता है पुरानी, याद करने के लिए बता रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी। अब पुराने लोग हैं, पुराने लोग हैं, पुराने लोग अब भाई साहब कैसे होंगे, पुराने लोग जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी को नहीं जानते होंगे, उनका जो जिंदगी होगी वो कैसी होगी, सादा होती, कैसी जिंदगी होती है,
सादा होती है मेरे दोस्तों, सादा होती है, बहुत ज़्यादा सादा होती है, उनके पास में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना? वो बहुत सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। तो इसी तरह से प्रोकैरियोटिक हैं, तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा झमेले होंगे नहीं, नहीं होंगे, नहीं पे फोकस करना, ठीक है? नहीं होंगे, है ना? नहीं होंगे बहुत सारे झमेले, जैसे कि इसमें कला आवृत कोशिकांग जो हुआ करते हैं, यानी कला आवृत कोशिकांग होते हैं, वो अनुपस्थित हुआ करते हैं। कला आवृत कोशिकांग जो होते हैं, वो अनुपस्थित हुआ करते हैं। तो केंद्रक कला होती है, वो भी अनुपस्थित हुआ करता है। केंद्रक कला भी अनुपस्थित हुआ करता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक गुणसूत्र देखने को मिलेगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपसे पूछ ले प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या क्या फीचर हैं, तो आप बोलोगे कि केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में ये उपस्थित हुआ करते हैं, और कला आवृत कोशिकांग अनुपस्थित हुआ करता है, हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित हुआ करता है, और जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे इनमें क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, ये तो होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक ये नए लेवल की है, ये नए जमाने की है, ये नए जमाने की है, और नए जमाने की है मेरे दोस्तों, तो इनके पास में सारी चीजें उपस्थित होंगी। सारी चीजें उपस्थित होंगी तो क्या होगा, केंद्र कला उपस्थित होगा, कोशिकांग उपस्थित होगा, राइबोसोम 70s एंड 80s प्रकार के होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है यहाँ पर। वहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, एक गुणसूत्र था, केवल एक गुणसूत्र था, और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अधिक हुआ करती है। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में उपस्थित, जैसे मनुष्य, कुत्ता, हाथी आदि में उपस्थित हुआ करते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो किसने किया था, मैथियस स्लाइडेन ने किया था। किसने किया था, मैथियस स्लाइडेन ने किया था। ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत का बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, कि कोशिका की जो खोज कर रहा है वो तो भाई साहब कौन है, वो तो कौन है, रॉबर्ट हुक है, जो मृत कोशिका की खोज कर रहा है, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज कौन कर रहा है, ल्यूवेनहॉक कर रहा है। और लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है, तो वो करता है मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। दोस्तों याद हो रहा है आपको, याद हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है, मैथियस मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट देख लीजिए। सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा जाए सवाल कभी, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो होती है शतुरमुर्ग के पक्षी के अंडे की। ठीक है, तो जो अंडा होता है शतुरमुर्ग का, उस अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन अगर आपसे बोले सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे लंबी जो कोशिका है वो होती है न्यूरॉन या तंत्रिका यंत्र की। जो न्यूरॉन है हमारा, न्यूरॉन मतलब जो दिमाग वगैरह में होता है ना, ठीक है, दिमाग से जो पूरा रीढ़ की हड्डी से होते हुए जाता है, तो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र होता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर जो चलता है, मैं लिख पा रहा हूँ, ये सारा कुछ हो रहा है, माइंड से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो कुछ सिग्नल पहुंचाते हैं ना जिसके थ्रू, तो वो न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका जो तंत्र है उसकी सबसे लंबी कोशिका हुआ करती है, उसकी सबसे लंबी कोशिका हुआ करती है। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो होती है माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा की। सिंपल है, माइकोप्लाज्मा की, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख कोशिका सिद्धांत, ये कुछ है, प्रमुख कोशिकाओं के सिद्धांत क्या क्या है वो आप पढ़ लीजिए एक बारी। क्या होते हैं सिद्धांत, कि सभी जीवों का शरीर, है ना, एक प्रवचन टाइप है, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। मैंने बताया ना, जैसे ईंट ईंट से मिलकर मकान बनता है, इसी तरह से कोशिका को मिलाकर हमारा शरीर बना हुआ करता है। तो सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सिंपल बात। कोशिका जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई है, ये सिंपल इकाई है। सबसे मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका, कोशिका है जीव के शरीर की सबसे मूलभूत इकाई है क्या, कोशिका। और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं, ध्यान रखिएगा। सभी कोशिकाएं, ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनी होती हैं। सभी कोशिकाएं जो हुआ करती हैं वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनी होती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। अब पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से कैसे बनेंगी, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि आप बचपन में जो थे, क्या आप भी वैसे ही हैं, वैसी शक्ल है क्या आपकी, नहीं है ना भाई, नहीं है ना। आपकी दाढ़ी आ रखी है अब, है ना, सेविंग आ रखी है, मूछें आ रखी है ना, हो सकता है टेंशन कर बाल भी गिर गए हों, है ना। तो जो है मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप पहले वाले तो नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसे हो पाया, आप नन्हे से थे, बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, लेकिन आज के समय पे इतने बड़े हैं, कैसे हो पाया यार, ये क्या हुआ, क्या भाई शुरू में तो कोशिकाएं कम ही हुई होंगी ना। बच्चा जब आप बच्चा हो तो कोशिकाएं कम होंगी, लेकिन आप आज के समय बहुत बड़े हो गए, लंबे से हो गए, मुझे डाल जाएंगे तो कोशिकाएं बड़ी ज्यादा हो गई, कोशिकाएं ज्यादा हो गई। तो सिंपल सी बात है, यानी कोशिका क्या कर रही है, विभाजित हो गए दूसरी कोशिकाएं बना रही है, यानी कि
कहाँ से कोशिकाएं आ रही हैं, कहीं से कोई क्या प्रोटीन वो कुछ ले रहे हो जो कोशिकाएं बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कोई और से तो ऐड नहीं कर रहे हैं, बाहर से तो ऐसा है नहीं कि आटा की तरह लपेट लिया इसलिए हम बड़े हो गए। सॉरी। सो तो ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो कोशिकाएं जो हुआ करती हैं, सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, बड़े आराम से जी रही थी, लेकिन जब ये मरती है ना, तो ये मरती कैसे है, दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से ये आगे जब बढ़ेगा तो ये कोशिकाएं बन जाएंगी। इसी तरह से हमारे शरीर में कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। अब बोलोगे सर मुझे यकीन यकीन नहीं हो रहा, सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ रुको बेटा, रुको रुको थोड़ी देर, अभी समझाते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? देखो हम है ना, हम है ना, हम समझाएंगे ना आपको, चिंता नहीं करनी है आपको। देखो ये है कोशिका कुछ, ठीक है। अच्छा कोशिका को समझो, ठीक है। आपको पता है बच्चा कैसे पेट में आया भाई? हाँ, लेडीज के बच्चा ऐसा ऐसा थोड़ी है कि भाई भगवान है, भगवान ने रख दिया बच्चा, अरे ऐसा थोड़ी होता है बुड़बक, है ना। ऐसे तो कुमारी लड़कियों के पेट में बच्चा डायरेक्ट आ जाए, है ना, भगवान थोड़ी देर रखते हैं कभी, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया क्या होती है, एक स्पर्म सेल होता है, क्या होता है, स्पर्म सेल होती है, वो एग से मिलता है ना, एग से मिलता है। एग किसका, ये गर्ल की तरफ से आया, गर्ल की साइड के, माँ की साइड से क्या आया, एग आया। पिता की साइड से क्या आया भाई, पिता की साइड से ये स्पर्म आया, चोचधारी स्पर्म आया। अब ये स्पर्म जो है एग से मिलता है तो एक सेल का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्ब्रायो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब ये जो सेल बना, ये जो सेल बना, ये सेल जो है शुरू में क्या बच्चा था भाई? नहीं था ना, बहुत छुटका सा होता है ना। आप देखते हो कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चे पेट बढ़ता जाता है, पेट बढ़ता जाता है, जो मदर होती है उसका पेट बढ़ता जाता है। ये कैसे हो रहा है, बच्चे का साइज अंदर ही अंदर बढ़ रहा है ना, यानी कि शुरू में तो कमाल तो सिर्फ स्पर्म उसका है ना, सेल एक सेल तो सिर्फ एक ही बनी, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक सेल बाद में ये विभाजित होती गई, विभाजित होती गई, फिर विभाजित हुई, है ना, फिर विभाजित हुई। इस तरह से विभाजित होते होते ये जो है पूरा बच्चे का रूप ले लेती है और हल्के हल्के बच्चा बड़ा होता जाता है। इसी तरह से हमारा शरीर भी, जब हम माँ के गर्भधारण से, गर्भ से बाहर निकल के आते हैं माँ के, तो हमारा शरीर शुरू में छोटा होता है, फिर हल्के हल्के हम बड़े होते जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सेल प्रक्रिया ये हमेशा निरंतर चलती रहती है, ये निरंतर चलती रहती है। हम बूढ़े क्यों होते हैं फिर, है ना, हम बूढ़े क्यों होते हैं, जब हमारी सेल की जो सेल है वो बनना बंद हो जाते हैं। उस समय पर सेल बनती है लेकिन बहुत कम बनती है, यानी कोशिका जो है वो पुरानी कोशिकाओं से कम बनती है। तो हमारा होता क्या है एक्चुअली, वो सेल जो है वो वो बननी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो चेहरा है उसमें झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है ना, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया। कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत है वो कौन दे रहे हैं, वो सॉरी, कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका का जो सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कर रहे हैं, मैथ्यूस लाइडेन और थियोडोर स्वान। अच्छा अब बात करते हैं किसका, कोशिका विभाजन का सिद्धांत। कोशिका विभाजन के सिद्धांत के जो पिता है वो रेडोल्फ विर्चो है, रेडोल्फ विर्चो। इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, खोजकर्ता को, ये खोजकर्ता को मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, याद कर सकते हो तो कर लो, वरना कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन है, रेडोल्फ विर्चो है। कोशिका विभाजन की परिभाषा क्या होती है, मैं जो बोला था अब तक वही बात कही लिखी होगी उन्होंने, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। एकमात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका निर्माण अथवा कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो एकमात्र कोशिका यानी कि जो मदर की सेल है उससे जो संताति, यानी कि कुल मिला के एक, मान के चलो एक मदर सेल है, और उस मदर सेल से जो कोशिकाएं जो मिल रही हैं हमको, जैसे मिल रही हैं, ये तो होगी मदर सेल, एमसी लिख दो मदर सेल है, और ये हमको जो मिली डॉटर सेल, इसको जो जिस प्रक्रिया के थ्रू हो रही है उसी को बोल क्या रहे हैं, कोशिका विभाजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कोशिका विभाजन। तो एक मात्र कोशिका, यानी कि मात्र मतलब माँ की कोशिका से संतति कोशिका, जो बच्ची की कोशिका होती है डॉटर सेल्स के निर्माण को कोशिका निर्माण कहा जाता है, अथवा कोशिका विभाजन भी कहते हैं। आइए समझे, कोशिका विभाजन के कुछ प्रकार हुआ करते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ खास तो है नहीं, आपको पढ़ लेना है। अमीशोसिस, मियोसिस, ठीक है, रिडक्शन, सेल डिवीजन, दो तीन तरीके होते हैं। कुल मिला के देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ज्यादा जोर नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो अमीसिस, अमियोसिस, अमिटोसिस, मिटोसिस और मिटोसिस, ठीक, एक होता है मियोसिस भी, इन्होंने लिखा नहीं है, अमिटोसिस को ही मियोसिस बोलते होंगे जहां तक है, ठीक है। ये होती है मियोसिस, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को यहाँ। हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे, अमिटोसिस, हाँ ठीक है। अमिटोसिस एक्चुअल में मियोसिस नहीं होती है ये, ठीक है। माई बैड लक, बैड लक तो नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, ठीक है। समझो, देखो, अमिटोसिस, मियोटिस
और रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन, सॉरी रिडक्शन इन सेल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शन इन सेल डिवीजन, सॉरी थोड़ा सा जी, क्या हो रखा है यार, ठीक है। अमिटोसिस, मिटोसिस और रिडक्शन सेल डिवीजन। जो रिडक्शन सेल डिवीजन है ना, इसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं मियोसिस। अब एक एक करके समझेंगे हर चीज को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लो। देखो अमिटोसिस जो है ये किस सेल में मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है हमको क्या, अमिटोसिस। अमिटोसिस में होता क्या है, एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिका बनती है, जैसे कि जीवाणु है, ईस्ट है, साइनोबैक्टीरिया है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, सेल है, ये केंद्रक है, तो सेल में केंद्रक है ये, ठीक है, तो ये विभाजित हो जाता है, और विभाजित होने के बाद में दो अलग अलग सेल बना देगा, दो अलग अलग कोशिकाएं बना देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अमिटोसिस। तो अमिटोसिस जो प्रोसेस है ना, ये कहाँ देखने को मिल रही है हमको, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिल रही है, यानी बहुत सीधी सादी कोशिका है, जो पुरानी कोशिका है उनमें देखने को मिल रही है। क्या क्या देखने को मिल रहा है हमको, अमिटोसिस। अब दो प्रोसेस आती है जो कि है, एक तो होता है मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। मियोसिस को उन्होंने लिख रखा है रिडक्शन सेल डिवीजन, यानी अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अर्ध अर्धसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। सम मतलब क्या है, देखो यहाँ वर्ड से निकलो, सम मतलब समान, ठीक है, समान। तो जो क्रोमोसोम हुआ करते हैं ना, सेल जब विभाजित होती है, कोशिका जब विभाजित होती है, तो अगर समान क्रोमोसोम रह जाते हैं तो उसमें बोलते हैं समसूत्री। और जब जब जो है सेल डिवाइड हो और सेल विभाजित हो, यानी कोशिका विभाजित हो, तो क्या होता है, तो जो सेल के अंदर के जो क्रोमोसोम है वो अगर आधे हो जाए, मान के चलो मात्र सेल में, मात्र की जो कोशिका है उसमें दो सेल है, या फिर एक सेल है, ठीक है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम तो नहीं होता है एक्चुअल में, लेट मी रेज इट, ठीक है, ये कोई सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, तो क्रोमोसोम है, बहुत सारे क्रोमोसोम है, मान के चलता हूँ कुछ भी नंबर ले लो, है ना, एक्स नंबर के क्या है, क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है। तो जब ये डॉटर सेल बनेगी, इसकी जो डॉटर सेल बनेगी ना, डॉटर सेल जो बनेगी, जो संतति बनेगी इसकी, इसमें क्या होगा, XY2 इसके पास जाएंगे और XY2 इसके पास जाएंगे, मतलब ये है कि क्रोमोसोम का आधा विभाजन हो गया। और यहाँ पर मिटोसिस में क्या हो रहा था, या समसूत्री में क्या हो रहा था, समसूत्री में ये हो रहा था दोस्त, समसूत्री में सिर्फ एक सेल थी, एक सेल से दो विभाजित हो रहे हैं, तो समान ही क्रोमोसोम मिलेंगे, समान ही क्रोमोसोम मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मिल जाए, ठीक है। तो इसे कायिक कोश का विभाजन भी कहते हैं, तो मिटोसिस को पढ़ लो एक बारी, तो इसे कायिक कोश का विभाजन कहते हैं। मिटोसिस क्या बोलते हैं, कायिक कोश का विभाजन। डीएनए प्रतिकृतिकरण के क्रम के बाद कोशिका सिर्फ एक बार विभाजित होती है, और एक कोशिका विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो दो कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही हैं, और गुणसूत्रों की जो संख्या है वो अपरिवर्तित रह रही है। गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र में दोस्त कुछ नहीं है, क्रोमोसोम है, जो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्र है एक्चुअल में, ठीक है। गुणसूत्र को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है यहाँ पर, अनचेंज्ड या फिर सेम रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन यहाँ पर मियोसिस में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, मियोसिस में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो विभाजित हो जाया करती है, घटकर आधी रह जाती है, घटकर आधी रह जाती है। यहाँ पर लिखा भी होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, ठीक है, आधी रह जाती है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो समसूत्री है, समसूत्री जो हुआ करती है, समसूत्री कहीं पर भी होता है, लेकिन जो अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री या फिर मियोसिस जो होता है, ये होता है केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो केवल जनन कोशिकाओं में होगा, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, जो जनन कोशिकाएं होती हैं वहां पर ही हमको देखने को मिलेगा क्या, मियोसिस। तो आपसे कोई पूछ ले मियोसिस कहाँ देखने को मिलता है, तो मियोसिस हमें देखने को मिलता है कहाँ, कहाँ देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव सेल में या फिर जनन कोशिकाओं में। अगर आपसे पूछ ले मिटोसिस कहाँ मिलता है देखने को, तो आप बोलो क्या कि मिटोसिस हमको कहाँ देखने को मिलता है, कहीं पे भी मिल सकता है ना, नॉर्मल जगहों पर जहाँ पे जंतु वगैरह है वहां पर देखने को मिलेगा। एक होता है अमिटोसिस, अमिटोसिस, अमिटोसिस कहाँ मिलेगा, ये प्रोकैरियोटिक में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अमिटोसिस तरीके से विभाजन हुआ करता है, अमिटोसिस तरीके से विभाजन हुआ करता है, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली, इतनी बात कर ली हमने, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका हमने बात कर चुके हैं, ठीक है।
ये समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री, ये भी बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर कोशिका में क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता है, उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अभी देखो कोशिका कला, निर्माण, प्रोटीन व वसा, मनुष्य के रुधिराणु, ठीक है, ये सारी बात कर लेंगे। उसके बाद कोशिका के प्रमुख भाग हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, कोशिका संरचना को समझते हैं। देखो अ, ओके, मैं आपको जो है इतना सब कुछ नहीं कराऊँगा, मैं आपको मेनली जो है कोशिका को ही दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। स अरे! वेट करना भाई थोड़ी देर। मैं एक जो है इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर ना। हाँ जी, तो देखिए, हमारे पास में अभी मैं ये एक निकाल लिया है मैंने इमेज, और ये इमेज जो है आपको जो देखने को दिख रही है यहाँ पर, ये इमेज कहाँ की है? ये एनसीईआरटी की है, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं सेल की बात करूँ, तो सेल में भाई साहब छोटी-छोटी सी बातें हैं, हर चीज़ बात को समझ लो कि छोटी-छोटी बातें क्या हैं कि कोशिका भित्ति, यहाँ पर भी नोट बना के मैं लिख दे रहा हूँ। तो कोशिका भित्ति होगी ना, ये सवाल कई बार फँसा दिया जाता है। तो कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ देखने को मिलेगी? प्लांट में मिलेगी देखने को, ठीक है? कहाँ देखने को मिलेगी आपको? प्लांट में देखने को मिलेगी क्या? कोशिका भित्ति। ये नोट बना के रखो अपने पास में, कोशिका भित्ति। बाकी सारी चीज़ें है ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है प्लांट सेल या एनिमल सेल की, ठीक है? अब बात को समझो। देखो सेल दोनों में पाई जाएगी, एक प्लांट में पाई जाती है और एक एनिमल में पाई जाती है, ठीक है। देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेम है, न्यूक्लियस सब में हुआ करता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? ये मेन है, यानी केंद्रक जिसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। तो केंद्रक होगा उसमें, केंद्रक होगा, ठीक, गोल्गी एपरेटस होगा कुछ। केंद्रक के अंदर केंद्रक के अंदर कुछ क्रोमोजोम मिलते हैं हमको, केंद्रक के अंदर क्या मिलते हैं? कुछ क्रोमोजोम भी देखने को मिला करते हैं। और जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो मैंने पहले बताया, वो होता है साइटोप्लाज्म, वो होता है साइटोप्लाज्म। इसी तरह से हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हमको प्लांट सेल में हमको वैक्यूल देखने को मिलता है, क्या? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, ये हॉलो स्पेस है, ठीक है। वैक्यूल क्या है? ये क्या है? ये एक जो खाली स्थान है, क्या है? खाली स्थान है, ठीक, खाली स्थान है। तो वैक्यूल क्या है? खाली स्थान है। तो ये खाली स्थान क्या होता है? तो जो तना होते हैं ना, पेड़ होते हैं, उसमें हमें वैक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें मैं हिंदी में थोड़ी बहुत बात समझा देता हूँ आपको कि कौन-कौन सी चीज़ें क्या करनी है। जैसे कि कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति कहाँ देखने को मिलेगी आपको बेटा? कोशिका भित्ति आपको देखने को मिलेगी सिर्फ़ पादप कोशिकाओं में, तो सिर्फ़ पादप कोशिकाओं में। तो कोशिका भित्ति सिर्फ़ पादप कोशिकाओं में विद्यमान हुआ करती है। तो कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कहाँ देखने को मिल रही है आपको? पादप कोशिका में मिल रही है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में मिल रही है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। दूसरी, इसके बाद जब बढ़ेंगे ना हम, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो सेल के सबसे भारी आवरण में हमको देखने को मिला क्या? कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ पादप कोशिका में, एनिमल में नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर मिलता है कोशिका झिल्ली। क्या मिलती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो कि जानवरों में पाई जाती है, ठीक है। सबसे भारी आवरण है जानवरों की कोशिकाओं का। जानवरों की कोशिकाओं सबसे भारी आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली। जबकि जबकि बात करें पादपों की, तो पादपों की कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या है? तो वो है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और कोशिका झिल्ली पादपों में भी मिलेगी, ये पादपों में भी मिलेगी और जंतु में भी मिलेगी, ठीक है। पादप में भी मिलेगी और जंतु में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य के परत विद्यमान। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है? कि कुछ सामान को ये आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी। यानी कि झिल्ली जो है, ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली क्या करती है? जो अच्छा सामान होता है उसको आने देती है, ठीक है। बेकार सामान को भगा देती है। बेकार सामान नहीं आए अंदर। जो अच्छा सामान है वो आता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का ये काम होता है कि सारे सामान को नहीं, कुछ सामान को लेकर आए, ठीक है। सिंगर और निकोलसन
सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये अवधारणा। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोशिका सबसे भारी आवरण होता है, ठीक है। जंतु कोशिका सबसे भारी आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? जॉर्ज पैलाडे ने किया था, जॉर्ज पैलाडे ने किया था। एक ये कला विहीन होता है, कला विहीन होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, क्या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है क्या? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम ये जो है चिपके हुए होते हैं, किससे चिपके हुए होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। RER, अभी मैं समझाऊंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये चिपके होते हैं राइबोसोम, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ राइबोसोम जो हुआ करते हैं वो चिपके हुआ करते हैं और उसी पर बैठकर प्रोटीन बनाया करते हैं, क्या? राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम अंतर्द्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं और अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इनका नाम अन्य नाम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम को बोला करते हैं, राइबोसोम को बोला करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रक की बात करें, ठीक है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक की बात करते हैं। हमारे हमें कोशिका के अंदर अंदर केंद्रक देखने को मिलता है। क्या मिलता है? केंद्रक। केंद्रक के जो खोजकर्ता थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित हुआ करता है केंद्रक, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ करता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तो ये उपस्थित है, लेकिन प्रोकैरियोटिक, इन्होंने लिखा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हुआ करती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित तो होता है, लेकिन विकसित नहीं होता है। क्या? विकसित नहीं होता है। उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर है तो वो विकसित नहीं होता है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ इसी में मिलते हैं। जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो DNA होता है, वो DNA हमें कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, यानी कि केंद्रक में देखने को मिलता है DNA, ठीक है। तो DNA का स्रोत क्या है? केंद्रक है। आपसे सवाल सीधे पूछा जा सकता है, DNA का स्रोत क्या है? केंद्रक। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में कैम्लियो गोल्जी जो थे, कैम्लो गोल्जी, उन्होंने खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर हमने नाम रख दिया गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, ठीक है। या फिर गोल्जी बॉडी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? जो प्रोटीन बनाई राइबोसोम ने, जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो इसका काम होता है पैकिंग करना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या करती? पैक करती, पैकिंग करना काम है इसका। कि जो प्रोटीन बनाई, प्रोटीन को पहुंचाना भी तो है, इधर से उधर पहुंचाना भी नहीं, पहुंचाना भी तो है खाना को। तो खाना जो बन गया, यानी प्रोटीन बन गई, प्रोटीन को पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है क्या? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पर देखना, देखो लिख रखा है इन्होंने, नहीं लिखा है। अनुनाम गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक है ना, अणुओं का यातायात प्रबंधक है, ये यातायात कराता है, यानी कि कुल मिला के राइबोसोम से जो प्रोटीन बनी है उसको क्या करता है? पैक करके यातायात करा रहा है, बस बात याद रखना इतना, ठीक है। ठीक, ग्लाइको प्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसका जो नाम, जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। एक घर है ना, घर में अगर मान के चलो पावर कौन दे रहा है? तो ये सेल जो सारा काम कर रही है, कोशिका जो है, कोशिका जो है वो सारा कार्य कर रही है, वो सारा कार्य कर कहाँ से रही है? उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन को भेज भी रहा है गोल्गी बॉडी, है ना। ये सारा काम हो कैसे रहा है? कौन करवा रहा है? पावर कहाँ से मिल रही है? तो आप बोलोगे पावर कहाँ से मिल रही है, ताकत कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है, ठीक है। इसको हम इतना याद रखो बस सीधी, कि इसका नाम क्या है? कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस है। अंतःद्रव्यीय जालिका, अंतःद्रव्यीय जालिका, अब देखो, अंतःद्रव्यीय जालिका जो है, जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिकुलम, ठीक है। तो राइबोसोम जो हुआ करते हैं, रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर लिख रखा है, तो अंतःद्रव्यीय जालिका जो हुआ करता है दो प्रकार का होता है। हिंदी में अगर पढ़ाएं तो सपाट अंतःद्रव्यीय, SER,
जो SER मैंने लिखा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं, और एक होता खुरदरी अंतःद्रवीय जालिका, खुरदरी अंतःद्रवीय जालिका। तो खुरदरी अंतःद्रवीय जालिका है, इसी में प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है, कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। ध्यान रखना, राइबोसोम खुरदरी अंतःद्रवीय जालिका पर जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, फिर आपसे सवाल पूछा जाए लिपिड का संश्लेषण कौन करता है भाई, तो उस लिपिड का संश्लेषण जो है वो कहां पर होता है? SER यानी सपाट अंतःद्रवीय जालिका में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ करता है। ठीक है, फिर आता है एक लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोलते हैं सोसाइटल बैग। ठीक है, इसे बोलते हैं सोसाइटल बॉम्ब बोल दो, सोसाइटल बैग है, सोसाइटल बैग। अगर आपको जो मैं इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपको इतनी भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो भाई साहब क्या बोल सकता हूँ मैं यार, इतना तो इंग्लिश आनी चाहिए यार, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। ठीक है, मेहनत करने की जरूरत है, मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करूंगा, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, लाइसोसोम जो है क्या है? सोसाइटल बैग है, यानी आत्महत्या करने वाला बैग है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर लिख सकता है, यहाँ पर लिखा है अपघटनीय एंजाइम्स की उपस्थिति। ठीक है, ये लिख तो रखा है यहाँ, मैं भी आपकी तरफ पहली बार पढ़ रहा हूँ इस PDF को। ठीक है, अन्य अन्य नाम क्या है इसका? आत्मघात थैली बोलते हैं। किसके? आत्मघात थैली बोलते हैं। सोसाइटल बैग, ये सोसाइटल बैग है, आत्मघात थैली है। आत्मघात थैली कैसे, क्या क्या बोलते हैं, वो आत्महत्या कर लेता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या है, लाइसोसोम करता क्या है एक्चुअल में? इसमें होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो अपघटनीय होते हैं, या फिर बेकार एंजाइम्स हुआ करते हैं, जो खराब एंजाइम्स हुआ करते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। तो ये करता क्या है, बोलता है भैया भैया हमारे पास में आओ, और उसके पास में दोस्ती करता है, और उसके पास में जाकर फट जाता है। मतलब कुल मिला क्या है, लाइसोसोम क्या कर देता है? खत्म कर देता। जो हमको नुकसानदेह चीजें हैं, जो नुकसानदेह एंजाइम्स हैं, उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये आत्मघात थैली है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि स्तनधारी जो होते हैं ना, जैसे इंसान हो गए ना, ठीक है, इंसान जो है स्तनधारी, स्तन होते हैं औरतों में, तो स्तनधारी हैं, हमारे पास भी स्तन है। ठीक है, तो स्तनधारियों की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, RBC जिसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल है ना, RBC। तो RBC में ये उपस्थित हुआ करते हैं, क्या? लाइसोसोम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। जैसे फ्लैगला होता है, एक फ्लैगला क्या होता है? टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी पूंछ होती है इसमें। ठीक है, फ्लैगला जिसे बोलते हैं कसाविका है, ठीक है, तो पूंछ होती है, एक्चुअल में क्या होता है? ये पूंछ होती है। ठीक है, फ्लैगला क्या है? जैसे सेल होता है ना, सेल की ऐसी पूंछ टाइप होती है। तो इससे क्या काम होता है? फ्लैगला क्या करता है फिर? फ्लैगला ये पूंछ है, तो ये पूंछ क्या करती है? गति करने में सहायक होता है, तो गतिशीलता में सहायक होता है क्या? फ्लैगला गतिशीलता में सहायक होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट अब कुछ बचा नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इतने बात। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया आपको, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कंसोलिडेट हो जाएगा चीजें। जैसे कि यहाँ पर भी अब आप समझ सकते हैं, जैसे ये रहा एनिमल सेल। ठीक है, ये आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में पढ़िए। एनिमल सेल में जब सबसे बाहर जाएंगे तो सबसे बाहर आपको देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में आपने क्या पढ़ा था? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली मिली आपको, यानी सेल मेम्ब्रेन देखने को मिली। सबसे बाहर वाले हिस्से में हमको क्या देखने को मिला? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिली। उसके बाद में हमने आए किस पे? राइबोसोम पे। किस पे आए? राइबोसोम कहाँ पर है? देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट, तो ये राइबोसोम है। ये सारे छोटे छोटे डॉट है, ये सारे क्या है? राइबोसोम है। ये हो गया, ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम जो है फ्री वाले राइबोसोम है। कौन से राइबोसोम है ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आवारा घूम रहे हैं। ठीक है, इनका कोई काम होता नहीं, दरअसल इनका कोई काम होता नहीं है, जो आवारा घूम रहे हैं। काम किसका होता है फिर? तो काम जो हुआ करता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये दिख रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हमने हिंदी में क्या पढ़ा था? देखिए, अंतःद्रवी जालिका, या फिर बोल सकते खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। तो अंतःद्रवी जालिका जो है, यानी जो खुरदरी जो है अंतःद्रवी जालिका है, ये खुरदरी जो अंतःद्रवी जालिका है, इसी पर राइबोसोम चिपक के बैठता है और इसी पर खाना बनाता है। तो अंतःद्रवी जालिका में ये जो इधर उधर बैठा हुआ है, ये क्या है? राइबोसोम है। क्या है ये? राइबोसोम है। ठीक, इसी का काम है खाना बनाना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर राइबोसोम नहीं होता, ये लिख रखा है नो राइबोसोम नहीं होता यहाँ पर कुछ। ठीक है, सेल मेमोरी की बात कर चुके, हम ये भी बात कर चुके। फिर हमने बात करी गोल्गाई बॉडी, गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या था दोस्तों?
तो गोल्जी का हमने बताया था, इसका काम था जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया था, राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया था उसको पैक करने का काम था, पैक करना, पैक करना और पैक करके उसको स्थानांतरित करना, इसका काम है गोल्गी बॉडी का या गोल्गी वेसल सेल्स का, ठीक है, गोल्जी बॉडी का। फिर हमने पढ़ाया लाइसोसोम। लाइसोसोम को हमने क्या बोला था, ध्यान करो, लाइसोसोम को क्या बोला था, अरे इंग्लिश में इतनी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, मैं बोल चुका हूँ एक बार। लाइसोसोम को हमने बोला था क्या, सुसाइडल बैग, ठीक है, आत्मघाती बैग है, ये आत्मघाती बैग है, आत्मघाती बैग है। जो खराब एंजाइम होते थे उनके पास में जाता था और फट जाता था, और फट के क्या हो जाएगा, वो एंजाइम खत्म हो जाएगा, है ना, खराब एंजाइम खत्म हो जाएगा। तो लाइसोसोम समझ में आ गया आपको, ठीक है। और कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ी थी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या थी, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, यहीं से सारा काम होता है। न्यूक्लियस पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया, ठीक है। और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। प्लांट सेल में एक बात याद रखनी है, हालांकि बहुत सारी चीजें और होती है, तो एक बात याद रखनी है, इसमें सेल वॉल होती है और इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होती है। कोशिका जो भित्ति है इसमें नहीं होती है और इसमें होती है। कोशिका भित्ति प्लांट सेल में होती है, ठीक है, और इसमें नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, ये पढ़ लो, ठीक है, एक एक चीज समझो। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित है, ठीक है, ठीक है, इसमें उपस्थित है, इसमें अनुपस्थित है। इसमें लवक जो होते हैं, लवक, लवक इसमें उपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में लवक उपस्थित होते हैं और यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। तारकाय अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। रिक्तिका, यहाँ पर रिक्तिका जो होते हैं जिसको बोलते हैं बैक्यूल्स, बैक्यूल्स, ठीक है, जो खाली स्थान होता है ना, रिक्त स्थान, इसको रिक्तिका। तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका होती है लेकिन छोटी होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब समझते हैं लवक वगैरह में, ये सारी चीजों को समझ लेंगे, फिर आपको जो है बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लवक, लवक इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्लास्टिड। अभी थोड़ी देर पहले बताया प्लास्टिड यानी कि लवक जो है किसमें मिलेंगे, ये बताइए, प्लांट में मिलेंगे या एनिमल में मिलेंगे, तो ये प्लांट में मिलते हैं, एनिमल में नहीं मिलते, प्लांट में मिलते हैं, एनिमल में नहीं मिलते। खोज करता है हैकल होते हैं, ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। जीवाणु, कवक और नीला हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं, क्या, लवक। अवर्णी लवक, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ये होता है ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक, ये होगा प्लास्टिड, ये होगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो सूर्य के प्रकाश से अवंचित पादप भागों में ये मिलता है हमको, क्या, अवर्णी लवक मिलता है, अवर्णी लवक मिलता है। जैसे कि कहाँ मिलेगा ये अवर्णी लवक, आपको जड़ में मिल जाएगा, भूमिगत तना है वहां पर मिल जाएगा। इसका रंग कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, यहाँ पर कोई भी रंग नहीं होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी रंग नहीं हुआ करता है, क्योंकि क्यों रंग नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में सूर्य के प्रकाश से वंचित जो रह जाते पादप, उनके भागों में जो सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप के भागों में मिलता है हमको, क्या, अवर्णी लवक, क्या, अवर्णी लवक, ठीक है। लवक हमने बता दिया ना, लवक आपको बता दिया हमने। लवक के प्रकार जो है रंग के आधार पर 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं लवक को। कौन कौन से, एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हुआ करते हैं, ये जो हुआ करते हैं क्लोरो, तो क्लोरोप्लास्ट जो है हरित लवक बोलते हैं इसको, हरा कलर मिलता है। तो अवस्थित कहाँ होगा, पत्तियों में होगा। क्लोरोप्लास्ट अवस्थित कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। रंग कैसा होता है, हरा होता है। कार्य क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में हमको सहायक देखने को मिलता है, क्या, हरित लवक। विशेष क्लोरोफिल उपस्थित होता है इसमें, ठीक है, क्लोरोफिल उपस्थित हुआ करता है किसमें, हरित लवक में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। फिर होता है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, उपस्थित किसमें होगा, पौधों के रंग रंगीन भागों में होता है, ठीक, क्रोमोप्लास्ट। फल भित्ति, बीज में, पुष्प में, जैसे फूल होता है रंग बिरंगे दिखते हैं। देखो मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट का है, क्लोरो मतलब हरा, ये हरा कलर देगा, ये क्लोरो मतलब हरा कलर देगा। लेकिन वर्णी लवक है, वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट बोल रहा हूँ, वर्णी लवक है। तो वर्णी लवक पत्तियों में दिखाई नहीं देगा ना, जो पत्ती हरी है उनमें कैसे दिखाई दीजिएगा, तो उसमें क्या है, उसमें तो क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन हमारे पास में क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये पुष्प में दिखाई देता है, पुष्प हमको रंग बिरंगे दिखते हैं, तो ये कहाँ पे दिखेगा, क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे दिखेगा, पुष्पों में दिखाई देगा, ठीक है। क्रोमा का मतलब कलर का याद रखना, ठीक है, बहुत सारे कलर है। और क्लोरो का मतलब याद रखना है आपको, ग्रीन कलर से। तो हरा कलर कहाँ दिखाई देता है हमको, पेड़ में, पत्तियों में, ठीक है। ठीक है, रंग विभिन्न रंग होंगे इसमें, बीजों फूलों के विभिन्न रंग प्रदान करता है। पौधों की सूर्य के परावैंगनी किरणों से रक्षा भी करता है ये क्रोमोप्लास्ट। तो पौधों को सूर्य की परावैंगनी जो किरण होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, उनसे रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न पौधों के कल भित्ति में उपस्थित वर्णी लवक, ठीक है। टमाटर में क्या मिलता है, तो टमाटर में कैसी कौन सा लवक मिलता है, फिर कौन सा प्लास्टिड मिलता है, तो टमाटर में आपको देखने को मिलेगा लाइकोपीन, क्या, लाइकोपीन। तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से है,
लाइकोपीन की वजह से, किसकी, लाइकोपीन की वजह से। गाजर में आपको कैरोटीन देखने को मिलेगा, कैरोटीन की वजह से लाल कलर आ जाता है गाजर में। ठीक है, टमाटर में लाइकोपीन है, ध्यान रखिए, टमाटर में लाइकोपीन है, गाजर में क्या है, कैरोटीन है, सेब में एंथासाइनिन है, एंथासाइनिन एंथासाइनिन एंथासाइनिन, और चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में विटामिन नहीं, विटानिन, विटानिन विटानिन, ठीक है, विटानिन विटानिन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पौधों के खाने योग्य भाग। रूपांतरित तना, रूपांतरित तना जैसे आलू है, आलू में, आलू क्या तना है या फिर जड़ है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो खाने योग्य भाग है आलू, आलू क्या है, स्तंभ कंद है, ठीक है, ये रूपांतरित तना है दोस्तों, ठीक है। हल्दी अदरक क्या है, प्रकंद है। अरबी वंडा जिमकिंद ये भी धनकंद है। प्याज लहसुन सलकंद है, ठीक है। तो ये रूपांतरित तना है, ये पौधों, प्रमुख पौधों के खाने योग्य भाग हैं। रूपांतरित जड़, अच्छा सवाल देखो यहाँ से ये नहीं आएगा प्रकंद, स्तवकंद, धनकंद, सलकंद, ये सवाल तुम्हें आएगा नहीं। आएगा क्या सवाल, ऐसा आता है, ऐसा आएगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा। आलू, हल्दी, आलू क्या है, आलू क्या तना है, जड़ है, क्या है, आलू। तो आलू दोस्तों क्या है, आलू जो हुआ करता है वो क्या है, तना है, ठीक है। हल्दी अदरक भी तना ही है, जड़ नहीं है, क्योंकि अब हम, हमारे दिमाग में क्या जाता है ना, आलू हमने देखा, अगर मान के चलो जैसे कि मैं गाँव से हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है आलू को मैंने उखाड़ा है, तो मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि यार जमीन से निकलता है आलू, तो जमीन से निकल रहा है मतलब जड़ होनी चाहिए, लेकिन जड़ नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है। आलू क्या है, एक तना है, आलू क्या है, तना है। हल्दी भी जड़ से निकलती है, अदरक भी जड़ से, जमीन से निकलती है, ये भी भाई तना ही है, जड़ नहीं है, ठीक है। अरबी जो घुइया होती है ना, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं घुइया, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, कि अरबी, बंडा, जिमिकंद, प्याज, लहसुन, प्याज लहसुन, प्याज लहसुन, ये सारे सारे तने हैं, जड़ नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन चीजों को। रूपांतरित जड़ क्या क्या है, तो तर्क रूप, ठीक है, जैसे कि मूली है, तो मूली क्या है आपसे, हाँ ये मूली जो है जड़ है, गाजर जड़ है, ठीक है। शंकरूप ये पढ़ने की जरूरत नहीं, शंकरूप कुंभीरूप ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको पढ़ना क्या है, मूली, गाजर, सलजम और शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम और शकरकंद, ये 4-5 चीजें जो है, ये यही सवाल बनता है, ठीक है, ये जड़ है। और जबकि आलू, हल्दी, अदरक, अरबी, बंडा, जिमकिंद, प्याज और लहसुन, ये सारे की सारे क्या तना है, ये तना है, ठीक है। और जड़ क्या है, मूली, गाजर, सलजम और शकरकंद, मूली, गाजर, सलजम और शकरकंद, ठीक है। ग्रंथिल, ग्रंथिल जैसे मटर चना है, मटर चना, मटर चना, वॉल्फिया, 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 ये सारे की सारे कहाँ है, रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित जड़ है, ठीक है, रूपांतरित जड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प का भाग है ना, पुष्प का भाग, पुष्प का भाग जैसे लौंग है, लौंग क्या है, पुष्प का भाग है, ठीक है। लौंग, केसर ये भी पुष्प का ही भाग है, यानी फूल का भाग है, ठीक है। और अगर बात की जाए क्या, अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इतना हमने कवर करा दिया, कितना टाइम हो गया है, 47 मिनट हो चुके हैं। अनुवांशिकता, अब देखिए सेल से रिलेटेड जितनी बातें थी, कोशिका से रिलेटेड, वो सब सारी बातें हमने करा दी आपको, ठीक है। तो लोड नहीं लो, सारे लेक्चर तो हम कवर करा ही देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ एक बारी आपका, कि हमने क्या क्या पढ़ा, आपका जो है कंसोलिडेट हो जाएगा सारा का सारा, कि सर ने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ये कहाँ गया, ठीक है, ये रहा कोशिका, ठीक है। तो कोशिका पढ़ी हमने, कोशिका की हमने बताया कि मृत कोशिका की जो खोज थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवन हॉक ने की थी। कोशिका के 2 प्रकार पढ़े थे हमने, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या है, केवल एक गुणसूत्र था, केंद्रक कला अनुपस्थित था, कला आवृत कोशिकांग अनुपस्थित थी, हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित थे। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि नहीं है, केंद्र कला उपस्थित, कोशिकांग उपस्थित, राइबोसोम 70s एंड 18s प्रकार के मिलते हैं, गुणसूत्र की संख्या अधिक थी, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित था। मनुष्य, कुत्ता, हाथी वगैरह में ये मिलता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के पक्षी के अंडे की थी, सबसे छोटी कोशिका किसकी थी, माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका किसकी थी, न्यूरोनया तंत्र की, ठीक है। प्रमुख कोशिका के सिद्धांत की बात करी हमने, रेडोल्फ वर्चो ने जो कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था। फिर हमने पढ़ा कोशिका विभाजन 3-4 तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है मेनली, कौन कौन सा होता है, एक अमिटोसिस होता है, एक मिटोसिस होता है, और एक होता है मियोसिस। अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो समझो असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। सम मतलब मैंने बोला समान, और अर्ध मतलब आधे हो जाए, तो अर्धसूत्री मतलब आधे क्रोमोसोम हो जाए, आधे गुणसूत्र हो जाए। जो गुणसूत्र थे मदर सेल में जितने गुणसूत्र थे, अगर वो आधे हो जाते हैं, ठीक है, आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, तो वो तो हो गया मियोसिस या फिर अर्धसूत्री, रिडक्शन सेल डिवीजन। अगर समान रहते हैं जितने मदर सेल में थे,
उतने ही अगर मान के चलिए डॉटर सेल में रहते हैं गुणसूत्र, तो वो हो गया समसूत्र या मिटोसिस हो गया। एक होता है अमिटोसिस, अमिटोसिस कहाँ देखने को मिल रहा था, प्रोकैरियोटिक में देखने को मिल रहा था, ठीक है। कोशिका संरचना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म वगैरह जीवित द्रव्य है अंदर, ठीक। कोशिका भित्ति, ये सारी बात करी हमने, क्या कोशिका भित्ति क्या होती है, सिर्फ पादप में उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होती है, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। ये प्लांट में थी सिर्फ, ये प्लांट और एनिमल दोनों में थी। राइबोसोम भी प्लांट में है और एनिमल में है। राइबोसोम का काम मैंने बता दिया, प्रोटीन की फैक्ट्री है। केंद्रक क्या था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी, इसकी उपस्थित होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन हमने बोला विकसित नहीं होता है। गोल्गी बॉडी हमने बोला ये क्या करती है, यातायात प्रबंधक है या फिर पैकिंग का काम करता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की निर्माण करता है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी, पावर हाउस है सेल का, ठीक है। अंतर्द्रव्यी जल का दो तरीके के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, सपाट अंतर्द्रव्यी जल का और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जल का। सपाट तो कोई खास काम का नहीं होता है, ठीक है, ये लिपिड संश्लेषण करता है। ये जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जल का जालिका है, इस पर राइबोसोम बैठकर प्रोटीन का संश्लेषण करा करता है। लाइसोसोम क्या सोसाइटल बैग था, या फिर बोल सकते हैं आत्मघात थैली थी, आत्मघात थैली थी। फिर हमने जो कुशाभिका या फ्लैगला की बात करी, कुशाभिका ये पूंछ टाइप स्ट्रक्चर होता है, कुछ पूंछ सी होती है। पूंछ क्या काम करती है फ्लैगला में, एक गतिशीलता में सहायक होता है। क्या होता है, गतिशीलता में सहायक हुआ करता है। फिर हमने प्लास्टिड की बात करी, ठीक है। प्लास्टिड जो है तीन तरीके का होता है, यानी कि लवण तीन तरीके का होता है। एक होता है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित मतलब क्या है, हरा रंग होगा, हरा रंग होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होगा। वर्णी लवक क्या है, यहाँ पे रंग किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे बीज है, पुष्प है, फल है, फल की जो भित्ति है वो रंग अलग विभिन्न रंग देखने को मिलता है, ठीक है। फिर क्या आता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर देखने को मिलता नहीं है। अवर्णी लवक है, अवर्णी लवक है, क्या है, अवर्णी लवक है। सूर्य के प्रकाश से जो वंचित पादप रह जाते हैं उनका कोई कलर होगा क्या, नहीं होता है। देख लोगे जड़ का कोई रंग नहीं होता है कुछ, है ना। जड़ भूमिगत जो तना जो होते हैं उनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन हुआ करते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ पौधों की भित्ति में, फल भित्ति में उपस्थित वर्णी लवक की बात की। लाइकोपीन टमाटर में आता है, कैरोटीन गाजर में होता है, एंथोसियानिन सेब में होगा और चुकंदर विटामिन में होगा। रूपांतरित तना की बात करी, आलू, हल्दी, अरबी, बंडा, जमकिन, प्याज, लहसुन, इनमें रूपांतरित तना है ये रूपांतरित जड़ कौन कौन से हैं, मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद, मटर, चना, बेल्फिया, ये सारे क्या है, ये सारे रूपांतरित जड़ हैं। पुष्प का भाग, लौंग और केसर क्या पुष्प का भाग है, सिंपल, यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो रिवाइज हमने करा दिया सारा लेक्चर। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे, फालतू का मैं पढ़ा दूंगा आपको बहुत सारी चीजें, कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। चलिए तो आने वाले लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है, जो है व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने पीडीएफ भेज रखी है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा जहाँ तक है कंकाल व मांसपेशीय तंत्र की, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र की, ठीक है। इससे सवाल ज्यादा बनते हैं कुछ, कुल मिला के ह्यूमरस क्या होता है, ठीक है। ऐसे पीसीएस में सवाल आए थे कुछ, जैसे कि क्या बोलते हैं, हड्डी जो है कौन सी होती है, जैसे गर्दन है, गर्दन हमारी कौन से टाइप के उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल आया था अजीब टाइप का, ठीक है। अजीब तो नहीं था, मतलब यहीं से सवाल था कुल मिलाकर, ठीक है। चलिए।